Welcome back, guys. Today we are going to solve the balance questions of our recently held examination of JEE Civil conducted by the PSSB under Punjab government. Uh, this question paper, I think it is a set C, and we have already solved our question number 41, 42, 43, and 44. Now we are going to start with our next question, that is question number 45. तो जो पहले हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज इंजीनियरिंग इन सिविल एकेडमी। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी वीडियो। और आज हम जो बैलेंस क्वेश्चन है वो कोशिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन उनको सॉल्व करने की। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इसमें अगर कोई भी अगर पार्टी वायलेट करती है जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्रीमेंट की, देन दैट पार्टी कैन गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस। ठीक है, तो आई मस्ट से इट इज़ वैलिड इन कोर्ट ऑफ लॉ। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। उसमें क्या कह रहा है, विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल्स। बेसिकली ये आपका हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। उसमें आपने देखा होगा जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालते थे उसमें एक हम फॉर्मूला यूज़ करते थे एस निकालने के लिए। बेसिकली वो स्पेस हेडवे है। ये मिनिमम स्पेसिंग मतलब स्पेस हेडवे कोई कह रहा है, उसमें आपको याद होगा, नीचे लिख देता हूँ, एस जो होता था वो 0.7 वी टाइम्स वी प्लस 6। बेसिकली 0.7 क्या है, ये एज पर जो IRC वो कह रहा है 0.7 हम अज्यूम करते हैं रिएक्शन टाइम 0.7 सेकेंड्स, और वी जो हमारा स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, और 6 मीटर्स जो व्हीकल का हेड टू हेड डिस्टेंस रहता है जो। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे स्पेस हेडवे बेसिकली इज रिलेटेड टू स्पीड। अगर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, वी को इंक्रीज कर रहे हो वेलोसिटी को, तो जो स्पेस हेडवे है वो भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब मिनिमम स्पेसिंग जो है इंक्रीज कर रही है। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। इसमें ये कह रहा है जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है उसमें विच कंटेन्स एंड रेडली यील्ड्स वाटर टू द ट्यूबवेल्स। बेसिकली हमने पढ़ा है तीन चार तरह के हमने पढ़े थे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो हमारी ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी है। उसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने एक्विफर, फिर एक्वीफ्यूज, एक्विटार्ड एंड एक्वीक्ल्यूड। तो इसमें से तीन तो यहाँ पे दे रखे हैं। वाटर टेबल आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस, तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी इसमें से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज जो होते हैं ये जो फॉर्मेशन होते हैं दीज आर नॉन पोरस, मतलब इनमें वॉइड्स नहीं होते, तो जिसके कारण इसमें कोई भी वाटर कंटेंट या वाटर नहीं रहता जिसके, और दीज आर इम्परमिएबल। तो यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एक्वीफ्यूज, तो दिस इज नॉट राइट। एक्विक्लीड एक्विक्ल्यूड जो है वो बेसिकली पोरस तो होते हैं, दे आर पोरस, हाईली पोरस, बट दे आर इम्परमिएबल। एग्जाम्पल आप ले लीजिए क्ले ले, जो होती है डिपॉजिट है ना, तो क्ले में बेसिकली वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट नो डाउट दे आर हाईली पोरस, बट यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर वेरी इजली, दे आर हाईली परमिएबल। ठीक है, और एक्वीफर जो होता है नॉर्मल ये क्वेश्चनलेस सॉइल में होते हैं, तो ग्रेवल्स भी होते हैं बीच में कुछ, तो ये बेसिकली पोरस भी होते हैं और परमिएबल भी होते हैं, जिसकी वजह से यू कैन एक्सट्रैक्ट वाटर इजली फ्रॉम दिस काइंड ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है,
तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 में बेसिकली ये कह रहा है जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है एज पर IS 456 2000, ठीक है. तो उसमें बेसिकली लिमिट स्टेट मेथड में हमारा ओवर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अब अगर आप कंपेयर करेंगे, एडवांटेज क्या है, हम कंप्रेशन में एरिया कंक्रीट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्किंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम बेसिकली जो स्ट्रेस एरिया वो विद इन इलास्टिक लिमिट तक आप कह सकते हैं हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको यूज़ करते हैं. बट जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है उसको हम मतलब काफ़ी मतलब आगे तक ले जाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जहाँ पे हमारा स्ट्रेन का वैल्यू आता है 0.0035, ठीक है, जिसकी वजह से हम कंक्रीट का ज़्यादा एरिया यूज़ करके और हम उस कॉरस्पॉन्डिंगली रीइंफोर्समेंट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है. तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं डेप्थ. तो डेप्थ की अगर बात करेंगे तो आप स्मॉलर डेप्थ और मोर रीइंफोर्समेंट से आप सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड. तो ऑप्शन नंबर सी इज जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. तो मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 49. इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स है. बेसिकली ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स है जो ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से बनते हैं. प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स को हम PAP लिख लेते हैं. ये बेसिकली होता क्या है, इसमें ये रिएक्ट कर जाते हैं वाटर वेपर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट SAP, ठीक है. तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कॉमनली जो हमारे रहते हैं वो होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स, इथाइल मर्सेप्टन, मिथाइल मर्सेप्टन, H2S, लेड, एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये पानी से रिएक्ट करने के बाद और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनते हैं और इस रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो इनके जो एग्जांपल है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो बनते हैं बेसिकली सल्फर जो पानी के साथ मिलके क्या बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो आई मस्ट राइट H2SO4, और क्या बनते हैं ओजोन बन जाती है और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, और इसमें आई थिंक फॉर्मेल्डिहाइड्स, ठीक है. ये मेन जो हैं ये पोल्यूटेंट्स जो जनरेट होते हैं थ्रू प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड दे कैन बी हाईली डेंजरस देन द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स. तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आई थिंक इन्होंने दे रखा है फर्स्ट में ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, तो ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है. दिस ऑप्शन इज नॉट राइट. सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी में देखोगे इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है और ऑप्शन डी में भी आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आर रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी में पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है. ये हमारा जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में PAN पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन ये दोनों आए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है. और ये भी याद रख लेना जो ये रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन. इट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग JEE एग्जाम, तो इसको आप याद कर लेना. तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 50. इसमें कह रहा है इन केस ऑफ समिट कर्व्स डेविएशन एंगल विल बी मैक्सिमम. तो समिट कर्व आपने सभी ने पढ़ा होगा, इसमें इक्वेशन भी एक बनती है, इट लुक्स लाइक दिस, मोस्ट कॉमनली जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, इन ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज.
समिट कर्व और वैली कर्व्स, उसमें एक टॉपिक है हमारा समिट कर्व्स। तो ये कह रहे हैं डेविएशन एंगल मैक्सिमम कहाँ पे होता है। तो डेविएशन एंगल होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो डेविएशन एंगल क्या होता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, उससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होती है, और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और जो हमारा ये वाला एंगल बनता है, इसको हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल टेंजेंट जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और सडनली क्या होता है, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो असेंडिंग से डिसेंडिंग में चला गया यहाँ से, इस पॉइंट से, तो यहाँ से टेंजेंट चेंज हो रही है, तो ये चेंज मतलब ये डिफ्लेक्ट हो गया, तभी इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। और आपने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल हाई वे में हम असेंडिंग ग्रेडियंट और डिसेंडिंग में जो हमारा वी स्क्वेयर अपॉन 2gf वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसमें प्लस डिनोमिनेटर में g+n% या -n% लगा देते हैं। प्लस n कब लगाते हैं, असेंडिंग में, और नेगेटिव -n कहाँ लगाते हैं हम, डिसेंडिंग में। सिमिलरली इसी में n बेसिकली क्या चीज़ है, n बेसिकली डिफरेंस ऑफ जो हमारा टेंजेंट है डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो ये दोनों टेंजेंट के एंगल का डिफरेंस है, उसी को डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो मैक्सिमम कब होगा, जब n बेसिकली डिफरेंस ऑफ n1 आप परसेंटेज में लिख लेंगे -n2%, n1 यहाँ पे है जी, और n2 यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली ये मैक्सिमम कब होगा, जब n2 नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि अगर n2 नेगेटिव में होगा तो आगे नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएंगे। तो n2 नेगेटिव मतलब n2 डिसेंडिंग में होना चाहिए, और n1 पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब असेंडिंग में होना चाहिए, तभी आपका n जो है मैक्सिमम निकल के आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सपोज करो n1 असेंडिंग है, तो उसको दे दो n1 परसेंटेज दे दो। ठीक है। नेगेटिव ऑफ n2, अगर डिसेंडिंग में है तो n2 नेगेटिव में हो जाएगा, तो टोटल अगर आप इसको निकालोगे माइनस माइनस प्लस करके n1 प्लस n2 बन जाएगा। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम निकल के आएगा n मैक्स, जो डिफ्लेक्शन एंगल है। बेसिकली जब असेंडिंग ग्रेडियंट ये असेंड कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, मीट्स द डिसेंडिंग ग्रेडियंट, नीचे जा रहा है। ठीक है। तो इससे आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन है असेंडिंग मीट असेंडिंग, देखो असेंडिंग मीट असेंडिंग मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो n1 माइनस n2 बन जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, असेंडिंग असेंडिंग। ठीक है। तो n इसमें मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन असेंडिंग मीट्स डिसेंडिंग, तो इसमें डिसेंडिंग जो n2 है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिसेंडिंग मीट डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या होगा, माइनस माइनस n1 माइनस डिसेंडिंग माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -n1 प्लस n2। तो इस केस में भी आपका कम निकल के आएगा, असेंडिंग मीट्स लेवल, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज राइट, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है द पर्पज ऑफ क्रॉस रेगुलेटर इन कैनाल इज। तो बेसिकली क्रॉस रेगुलेटर जो हमारा पेरेंट कैनाल होता है, वहाँ से एक ऑफ टेक कैनाल या ब्रांच कैनाल वहाँ से हम निकालते हैं, तो उसमें हम हेड इंक्रीज करने के लिए बेसिकली थ्रू ग्रेविटी फ्लो करती है कैनाल में, तो उसमें हम नेचुरल क्या करते हैं, क्रॉस रेगुलेटर लगा के हम हेड इंक्रीज करते हैं, ताकि फ्लो जो ऑफ टेकिंग कैनाल है या जो ब्रांच कैनाल है उसमें फ्लो ईजिली हो सके थ्रू ग्रेविटी। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट टू हेड अप वाटर फॉर सप्लाई इनटू ऑफ टेकिंग कैनाल। इसमें एक इमेज भी है हमारे पास। इसमें क्या करते हैं हम, ये पेरेंट कैनाल है हमारे, इसमें हम ब्रांच कैनाल, एक ऑफ टेकिंग कैनाल हम डाइवर्जन के लिए या इरिगेशन पर्पस के लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकालते हैं, और यहाँ पे हम एक क्रॉस रेगुलेटर, मतलब एक स्मॉल वियर टाइप जिसको बोलते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ हेड रेगुलेटर, जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर है मेन। तो क्रॉस रेगुलेटर जो है यहाँ पे जो हेड इंक्रीज कर देगा पानी का, जिसकी वजह से यहाँ पे थ्रू ग्रेविटी वाटर फ्लो करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट हिडन एजेस। तो बेसिकली हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा था, लाइक जैसे कोई क्यूब है 3D, जब हम 2D प्ले में इमेज बनाते हैं तो उसके बेसिकली जो हिडन एजेस होते हैं उसको हम डैश्ड लाइन से बनाते थे, शायद याद होगा आपको। तो which type of line is used to represent hidden edges is dashed line, option B is correct। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछा गया है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूजुअली कंडक्टेड व्हेन स्ट्रक्चर इज फाउंडेड ऑन। तो इसमें बेसिकली जो ये कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये डीप फाउंडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, पाइल फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट मोस्ट कॉमनली इट इज़ यूज फॉर डीप फाउंडेशन, दैट इज पाइल फाउंडेशंस। रेल बेंड डाउन एट द एंड्स ड्यू टू बैटरिंग आर कॉल्ड हॉग्ड रेल्स। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब एक जॉइंट आता है व्हेन ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ऑन द सेम लाइन, तो यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट आता है तो ये वाला पॉइंट जो होता है ये काफ़ी हाईली स्ट्रेस जोन होता है, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छोड़ता है जो व्हील, तो वहाँ पे पॉइंट जो पे स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है रेल की। हॉगिंग मतलब आपने सो में पढ़ा पढ़ा होगा हॉगिंग और जैगिंग, तो ये हॉगिंग में चला जाता है दोनों दोनों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे लूज कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो दोनों दिशा में, सॉरी दिशा में नहीं, दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो रेल्स है वो हॉगिंग जो हमारी शेप है उसमें बेंट हो जाती है, तो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज हॉग्ड रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। ये बेसिकली स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है पर्ट एंड सीपीएम से पूछा गया है, इसमें बेसिकली एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो हमें दिया गया है ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया गया है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया गया और पेसिमिस्टिक टाइम दिया गया है। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टी ई इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम टी ओ प्लस 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा इसमें जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो 4 मंथ्स गिवन है और मोस्ट लाइकली टाइम 5 मंथ्स, 4 इंटू 5 20। पेसिमिस्टिक टाइम हमें 8 मंथ्स गिवन है, डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो ये निकल के आएगा 24 32 32 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 16 डिवाइडेड बाय 3 और यू कैन से 5.33 मंथ्स। तो मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ द completion of the project or activity whatever it is 5.33 months, option B is correct। now move on to our next question, question number 56। बेसिकली ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या कह रहा है, हमारी जो कम्युनिटी की एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है वो 18,000 है और वाटर डिमांड वहाँ का है 50 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, और जो डिज़ाइंड कैपेसिटी है ट्रीटमेंट की वो है 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो वो कह रहा है कि आगे जो 20 साल में जो पॉपुलेशन होने वाली है वो 48,000 होने वाली है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ व्हेन द प्लांट विल रीच इट्स डिजाइन कैपेसिटी अज्यूमिंग एन अर्थमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। लो ये निकालते हैं हम, ये चीज़ें हमें गिवन है ऑलरेडी, दैट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है और हमें एवरेज वाटर डिमांड दे रखी है 50 लीटर पर कैपिटा पर डे और डिज़ाइन कैपेसिटी भी गिवन है और 20 ईयर्स में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है 48,000 ये भी दे रखा है। तो बेसिकली हमें अर्थमेटिक जो मेन का फॉर्मूला है पॉपुलेशन निकालने का वो क्या कह रहा है, जो ईयर में हमने पॉपुलेशन निकालनी है वो पी लिख लेते हैं और एग्जिस्टिंग को पी ई लिख लेते हैं और जो ईयरली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन उसको हम लिख लेते हैं एन टाइम्स जो हमारा टाइम कितने साल में हम नेक्स्ट जो ईयर हमने निकालना है जो हमारा डिजाइन कैपेसिटी अचीव हो रहा है, ठीक है, उसको हम टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन हमें दे रखी है 48,000 और पी हमें निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें आप देखोगे एवरेज वाटर डिमांड हमें दे रखी है 50 लीटर पर कैपिटा पर डे,
पर बंदे की जो वाटर कंजप्शन है 50 लीटर्स है, ठीक है। तो पर डे की तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। पॉपुलेशन कब की निकालेंगे, जब डिमांड इंक्रीज होके 6000 पहुंच जाएगी, ठीक है। 6000 मीटर क्यूब पर डे पहुंच जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो कितनी है, एग्जिस्टिंग जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन 18000 इंटू 50 इज इक्वल्स टू, ये निकल के आ रही है लगभग 900 मीटर क्यूब पर डे। बट हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी है, 6000 मीटर क्यूब पर डे। तो ये कब आएगी, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो कि हमारी जो कैपेसिटी, जो ट्रीटमेंट, जो सॉरी जो हमारी डिमांड है वो 6000 मीटर क्यूब पर डे हो जाए। तो वो पॉपुलेशन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, जिसको हम पी लिख रहे हैं ऑलरेडी। तो ये पी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें पता है हमारी जो डिज़ाइन कैपेसिटी वो कितनी है, 6000 मीटर क्यूब पर डे, और हमारी जो डिमांड है पर पर्सन लीटर में वो है 50 लीटर्स में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर क्यूब में, दैट इज मीटर क्यूब पर कैपिटा पर डे, ठीक है। तो इससे आपकी पॉपुलेशन निकलेगी टोटल कितनी, मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को केटर कर सकता है, ठीक है। तो ये आप निकालोगे तो कितनी निकल के आएगी, ये कैलकुलेट करोगे तो कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। ये 6000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1000, ये आ गई 1,20,000 जो पॉपुलेशन निकल के आ रही है। मतलब जो 6000 मीटर क्यूब पर डे की जो कैपेसिटी है वो इतनी पॉपुलेशन को केटर कर सकता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1,20,000 इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन कितनी आ रही है 48,000, और इसमें हमारी जब ईयरली ग्रोथ कितनी हो रही है, ईयरली ग्रोथ अगर आप निकालना चाहते हो तो देखोगे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी 18,000, और ये इंक्रीज होकर 48,000 हो जाती है 20 ईयर्स में। बेसिकली कितनी इंक्रीज कर रही है, 48,000 माइनस 18,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये लगभग निकल के आ जाएगी आपकी 1500 पर ईयर। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, तो एन की वैल्यू 1500 होगी इंटू टी, टी निकालना है बस आपने। तो ये निकालोगे 1,20,000 माइनस 48,000, उधर ले जाओगे जब उसको डिवाइड कर दोगे 1500 से, तो एक टाइम निकल के आ रहा है 48 ईयर्स। ये कब निकल के आ रहा है, जब आपकी पॉपुलेशन 20 ईयर्स, वो जब 48,000 थी, ठीक है। बट क्वेश्चन में पूछा गया फ्रॉम नाउ, मतलब जब आपकी पॉपुलेशन 18,000 है, मतलब वो 20 साल आपको ऐड करने पड़ेंगे 48 में। तो t इज इक्वल्स टू 48 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 68 ईयर्स आएंगे। तो ये आपका आंसर है। तो ये ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो आई थिंक ये मार्क्स आपको सभी को 1 मार्क्स विल बी गिवन टू ईच ऑफ द एप्लीकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ये कह रहा है बार चार्ट इज कॉमनली यूज्ड बिकॉज। बेसिकली पहले बार चार्ट देख लेते हैं होता क्या है। बार चार्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ, it basically represent a relation between activity with time duration of that activity, ठीक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में बेसिकली हम टाइम ड्यूरेशन
मेंशन करते हैं एक्टिविटी का जो भी हमारी कंसर्न्ड है, और वाई एक्सिस में क्या लिखते हैं हम, जो हमारी कंसर्न्ड एक्टिविटी है। ठीक है, दैट एक्टिविटी बेसिकली रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बार्स। सपोज करो हमारी कोई भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे, सपोज करो 3 वीक्स लगते हैं इसको, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इन वीक्स अगर सपोज करो हम लिख रहे हैं, तो 3 वीक्स में खत्म हो रही है। तो उसके बाद पैरेलल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, जैसे सेम टाइम पे जो शुरू हो सकती हैं ये सेम एक्टिविटीज, और जो इसके बाद शुरू होती हैं वो कॉन्करेंट एक्टिविटीज हो जाती हैं। जैसे ये वाली एक्टिविटीज, एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी के खत्म होने के बाद ही अगली एक्टिविटी शुरू हो रही है, एक्टिविटी सी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, काफी सिंपल है, कोई भी इसको समझ सकता है। तो दैट इज वाई जो ये बार चार्ट है इसको हम बोलते हैं इट इज सिंपल टू ड्रॉ एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58 बेसिकली क्या रहा है, ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिसाइड्स द थिकनेस ऑफ द बेस एंड सरफेस कोर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है जीआई ग्रुप इंडेक्स का 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। तो ए बी सी डी बेसिकली है क्या चीज़, ये बेसिकली देख लेते हैं, नीचे हमने लिखा हुआ है। एक क्या चीज़ है, P-35। P-35 P क्या चीज़ है, ये परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स हैं जो फ्लेक्सिबल पेमेंट को बनाने के लिए जो आप एग्रीगेट से पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो जो परसेंटेज फाइनर है वो जो 75 माइक्रोन की सीव में से पास हो रहे हैं, मतलब कितने परसेंट ऑफ द पार्टिकल आर पासिंग थ्रू दैट सीव, दैट इज 75 माइक्रोन सीव। वो पी आपको निकालना है, वो पी निकाल के आप उसको 35 में से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो ए आएगी, और जो वो ए की वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आप ए निकाल लोगे, वैसे सिमिलरली आप बी निकाल लोगे। ठीक है, वो बेसिकली जो पी आएगा आपका, जो पार्टिकल फाइनर है परसेंटेज में, जब आप उसको एनालिसिस करके 75 माइक्रोन से पास करोगे, और जो P वहां से आएगा इसमें पुट कर देना आप, वो P-15 जो निकल के आएगा उसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका A आ गया, B आ गया। सिमिलरली लिक्विड लिमिट, जो आपकी सॉइल की लिक्विड लिमिट है उसकी वैल्यू जो भी होगी वहां पे पुट कर देना, 40 में से माइनस करके जो उसकी वैल्यू होगी C, वो 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली D क्या कह रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या चीज़ होती है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। जो वैल्यू आएगी उसमें वो 10 में से माइनस करके उसको जो भी वैल्यू आएगी वो 20 में से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ए बी सी डी वैल्यू जब आप निकालोगे वो आप ऊपर पुट कर देना, तो आपका ये ग्रुप इंडेक्स आ जाएगा। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, जीआई इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सॉइल जो वो पुअर होगी, जितनी कम होगी वो सॉइल उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा पुअर होगी सॉइल उतनी आपको मतलब थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी बेसिकली, वो पेमेंट की, जो आप पेमेंट डिज़ाइन कर रहे हो। अगर उसकी आपकी जीआई की वैल्यू कम आ रही है तो आपकी थिकनेस भी कॉरस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही मेन इसमें जो है डिस्कस करने वाला था। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन में देखा है हमने परसेंटेज ऑफ, सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ सब ग्रेड सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन सीप। तो ये भी हमने यूज किया जो पी निकालने वाला था हमारा फैक्टर। ठीक है, टाइप ऑफ सरफेस एंड बेस कोर्स मटेरियल, ये मटेरियल की तो बात ही नहीं कर रहा फॉर्मूला, है ना। डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, इसमें कमर्शियल व्हीकल्स की भी नहीं बात हो रही, और परसेंटेज ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ सब ग्रेड सॉइल। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए और डी, कहीं डी भी राइट है, क्योंकि देखो आप देखोगे फॉर्मूले में हम लिक्विड लिमिट जो सी निकाल रहे हैं उसमें लिक्विड लिमिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर राइट। तो आप ये देख लेना करेक्शंस में, अगर आप फाइल करने जा रहे हो तो एक कहीं सोर्स से उठा के आप इसको चैलेंज कर सकते हो अगर आपने ऑप्शन डी करेक्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो कह रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज व्हाट। तो ये बेसिकली रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो ये 1.5 टाइम्स एवरेज शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। और इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, अगर आप सर्कुलर सेक्शन देखोगे तो उस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है टॉ मैक्स इज 1.33 टाइम्स टॉ एवरेज, जो एवरेज शियर स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद करके रख लेना। तो बेसिकली निकालते कहते हैं, ये इसको एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वी क्यू अपॉन आई बी, इसको यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, और ये हम 100 में पढ़ेंगे भी आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है कैविटेशन एंड पिटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रिएटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इसको पहले समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कैविटेशन और पिटिंग है क्या चीज़। बेसिकली कैविटेशन जब जो प्रेशर एनर्जी है, या आप कह लो जो पानी का प्रेशर है वो अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है उसमें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो बबल्स जब अगर बनने शुरू हो जाएंगे तो वो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कैविटेशन। ठीक है, तो होता क्या है, जब बबल्स बन जाते हैं तो वो बबल्स इन केस ऑफ हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है, जो हमारे इम्पेलर्स होते हैं टरबाइन, वहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन्स में क्या करते हैं, हम फ्लूइड एनर्जी को थ्रू मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। जब वहाँ पे प्रेशर एनर्जी या जो प्रेशर है उसका पानी का वो बिलो वेपर प्रेशर हो जाता है तो उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इम्पेलर्स जो होते हैं टरबाइन में, तो वहाँ पे वो बबल्स स्ट्राइक करने शुरू कर देते हैं और उसको डिटीरिएट करने शुरू कर देते हैं। देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पिटिंग। ठीक है, अब हमने पढ़ा भी कैविटेशन होती क्यों है, जब उसकी प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। तो प्रेशर एनर्जी बेसिकली हमें कम नहीं होने देनी है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरी एनर्जी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लाइक काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी हेड। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करके हम प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है एज पर बर्नौलीज थ्योरम, है ना। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी और को बढ़ाने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी कॉम्प्रोमाइज करके उसको कम करके हम प्रेशर एनर्जी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो बाय रिड्यूसिंग वेलोसिटी हेड। ठीक है, एलिवेशन हेड को इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज होता तो ऑप्शन सी भी सही हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, BOCW जो हमारा एक्ट है, तो उसमें बेसिकली ये रहता है भी आपको एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो ये एक्ट वैलिड रहता है, तो मिनिमम अगर 10 वर्कर्स हैं तो ये कोड ये एक्ट आप पे लागू होगा। लीड ऑफ क्रॉसिंग इज द डिस्टेंस, ये बेसिकली पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का पार्ट है। ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, रेलवे इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। जब कोई भी ट्रैक है, अगर हमने हमारी जो ट्रेन आ रही है उसको डाइवर्ट करना है फ्रॉम मेन लाइन टू ब्रांच लाइन, ठीक है, तो जब वो कर्व वहाँ से निकालते हैं तो वो सारा जो पोर्शन होता है वो बेसिकली उसको ही हम पॉइंट्स एंड स्विचिंग, और उसका एक जो मेन टॉपिक बनता है वो टर्न आउट बनता है, तो उसी में ही लीड का एक टॉपिक है, लीड ऑफ क्रॉसिंग। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द स्विच एंड द थ्रेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। आपको एक इसका एक इमेज भी दिखा देते हैं। ये आप देखोगे, आप यहाँ से स्विच, ये टॉ यहाँ से शुरू होता है, और ये क्रॉसिंग, ये नोज ऑफ क्रॉसिंग है, थ्रेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये सारा डिस्टेंस जो बन जाता है ना, इसको भी हम बोल देते हैं लीड ऑफ क्रॉसिंग। तो ये प्लान में भी दिखा रखा है। तो ये हमारा टॉप क्रॉसिंग यहाँ से शुरू होता है और ये थ्रेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग यहाँ तक जाता है। तो ये सारा ये क्या बन जाता है, लीड ऑफ क्रॉसिंग इसको बोल देते हैं। यहाँ पे भी हमने लिख रखा है ये टोटल लीड ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है लीड ए सी, ये डिस्टेंस ऑफ टो स्विच टू द नोज ऑफ क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज हैव सम लिमिटेशंस व्हेन अप्लाई टू डिटेल्ड डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क। लिमिटेशंस में बेसिकली क्या है कि पर्ट और सीपीएम, बेसिकली सीपीएम जो है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, मतलब वो रेपिटेटिव टाइप प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, जो ऑलरेडी हमें पता है इसकी आउटकम क्या है, तो सीपीएम वहाँ पे काम आती है। पर्ट में बेसिकली जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच थोड़ी सी मान के चलते हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती है, भी इसकी एक्टिविटी जो टाइम है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, तो दैट इज़ वाई उसकी एक लिमिटेशन है। तो पर्ट में लिमिटेशन है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज टू, इसमें
ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड है, ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या कह रहा है, वे बैचिंग प्रोसीड्स ऑन। वेइंग बैचिंग बेसिकली एक्यूरेट बैचिंग है। इसमें जो आपका जो डिज़ाइन मिक्स आप बनाते हैं ना, तो वेइंग बैचिंग से ही बनाते हैं, क्योंकि M20 से ऊपर जो भी आप मिक्स बनाते हैं वो डिज़ाइन मिक्स से ही बनता है और वो बाय वेट ही बनाते हैं। तो ठीक है, क्योंकि वो एक्यूरेट होता है। तो वेइंग बैचिंग बेसिकली एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग द वेट ऑफ ईच मटेरियल टू बी यूज्ड इन ईच बैच। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल बेसिकली डिपेंड अपॉन मीडियम प्रॉपर्टी एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो के बेसिकली जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका इज डी स्क्वायर ई क्यूब अपॉन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू, और बाकी भी चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, K1 1/K2 1/K3। ये मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये और भी चीज़ों पे डिपेंड करती है। बेसिकली जो मेन जो फैक्टर है ये है हमारा मीडियम प्रॉपर्टी, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखोगे डी क्या चीज़ है, डी है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल जो है हमारा। ठीक है, अगर हमारा ग्रेन साइज ज़्यादा होगा, ऑप्शन में भी दे रखा है ना, इट डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ग्रेन साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसकी परमेबिलिटी होगी, क्योंकि वाइड साइज इंक्रीजेस, परमेबिलिटी इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ वाइड्स आल्सो इंक्रीजेस। Next question is question number 67. Which of the following types of piles is likely to have highest load capacity in compression? तो बेसिकली इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड डी, आई थिंक बोथ आर करेक्ट, बिकॉज स्टील हैज आल्सो गुड कैपेसिटी इन कंप्रेशन एंड कंक्रीट की तो होती है कंप्रेशन में। तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। कंटूर लाइंस और डिफरेंट एलिवेशंस कैन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन केस ऑफ। ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल क्लिफ में केस में ऐसा होता है, क्योंकि इसलिए होता है वर्टिकल क्लिफ में हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होता है। बेसिकली जो कंटूर लाइन बनेगी वो एक लाइन बन के आएगी, मतलब बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए क्लिफ, है ना। वर्टिकल होगी तो हॉरिजॉन्टल आप मूव ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आप ऊपर से देखोगे तो यही दिखेगा कि इसकी जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लोकेशन है इस क्लिफ की सेम आएगी हर पॉइंट पे, हर एलिवेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। ये इजी है, सभी को पता होगा। भी साउंड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स कैसे करते हैं, बाय टेकिंग टू ब्रिक्स एंड हिटिंग वन अगेंस्ट ईच अदर एंड ऑब्जर्विंग द साउंड प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 70, ये भी स्टैंडर्ड है। EIA बेसिकली जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी जो क्लियरेंस लेनी होती है वो कौन से प्रोजेक्ट के लिए मतलब जनरली वैलिड नहीं रहती है। वो 5 करोड़ के कम के प्रोजेक्ट अगर हैं तो उसमें आई थिंक EIA इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीमेंट फाइनेस इज नॉट करेक्ट। तो फाइनेस ऑफ सीमेंट से बेसिकली हम क्या रिलेट करते हैं, साइज ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा फाइन होगा, फाइन मतलब जितना छोटा होगा साइज, तो उसका उतने सरफेस एरिया, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जो हाइड्रेशन रिएक्शन है ना, पानी को इजिली सरफेस एरिया मिल जाता है रिएक्ट करने के लिए, तो इजिली हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, मतलब फास्ट शुरू हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण। अगर हाइड्रेशन रिएक्शन फास्ट हो रही है तो उसमें हीट भी ज़्यादा निकल रही है, और अगर हाइड्रेशन प्रोसेस ज़्यादा हो रही है तो उसमें जो हमारा CSH जेल है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, वो भी जल्दी बन रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखोगे तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है फाइन सीमेंट इज मोर लाइबल टू सफर मोर श्रिंकेज, यस, बिकॉज मोर हीट इज जनरेटेड, है ना, जिसके कारण जो हमारा पानी लॉस हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, श्रिंकेज आएगी।
फाइन सीमेंट शोज फास्टर रेट ऑफ हार्डनिंग हाईएस्ट, क्योंकि CSH जो जेल है हमारा जल्दी बन रहा है ना, हाइड्रेशन फास्ट के कारण। और फाइन सीमेंट शोज फास्टर रेट ऑफ हीट एब्यूलेशन, हीट भी एब्यूलेशन जो जल्दी होगी क्योंकि हाइड्रेशन रिएक्शन फास्ट हो रही है। और डी कह रहा है कोर्स सीमेंट शोज द सेम सेटिंग एज फाइन सीमेंट, तो ऑप्शन डी जो है रॉन्ग है। तो बेसिकली इसने रॉन्ग ही पूछा है, तो रॉन्ग में से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इन सॉइल्स हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इफ लिक्विड लिमिट इज इंक्रीज देन। तो बेसिकली जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? इट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये कह रहा है अगर आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंक्रीज सेम रख रहे हो और लिक्विड लिमिट इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर पीआई सेम है, अगर आप ये बढ़ा रहे हो तो ये सेम अमाउंट पे आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप पीआई दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपका लिक्विड लिमिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कंप्रेशन इंडेक्स है जो वो होता है 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10। तो बेसिकली अगर आप WL जो लिक्विड लिमिट है इसको बढ़ा रहे हो तो कंप्रेशन इंडेक्स CC ये भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली कंप्रेशन इंडेक्स रिलेट करते हैं हम उसको कंप्रेसिबिलिटी से, तो कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ती है उसके कारण। अगर हाँ वाट लिक्विड लिमिट बढ़ रहा है मतलब उसकी पानी की टेंडेंसी, पानी की लेने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है ना, तो बेसिकली परमिएबल भी है वो, ज़्यादा परमिबिलिटी भी बढ़ रही है। ड्राई स्ट्रेंथ, क्योंकि देखो अगर आप उसकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा है या प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है, प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है मतलब उसके पार्टिकल वो जो सॉइल है उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं और इंटरग्रेन जो मोलिकुलर फोर्स है वो कम है, उसी की वजह से पानी उसमें पेनिट्रेट कर पा रहा है। ठीक है, अगर पेनिट्रेट उसमें रह पा रहा है, इसलिए रह पा रहा है जो उनकी इंटरमोलिकुलर जो ग्रेन साइज है और जो ग्रेन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम है, वीक हैं, उसी की वजह से वो पानी अंदर इजिली उसमें ऑक्यूपाई करके रह रहा है, इसी की वजह से उसकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा है और प्लास्टिक लिमिट भी उसकी ज़्यादा है। अगर उसकी इंटर पार्टिकल फोर्स जो कम है तो इसका मतलब अगर वो उसको आप ड्राई करोगे, ड्राई होने के बाद भी फोर्सेस तो उतनी रहेगी तो उसकी ड्राई स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अगर देखोगे आप ऑप्शन जो ड्राई स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है ऑप्शन बी में हो रहा है और ऑप्शन डी में हो रहा है, बट डी में कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी इंक्रीज, देन ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी बोथ आर इंक्रीजिंग इन केस वी आर इंक्रीजिंग लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट बोथ बाय कीपिंग पीआई सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, इसमें कह रहा है एन एरर ऑफ 0.5% इन द मेजरमेंट ऑफ हेड इन द वी नॉच कॉजेज एन एरर ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में एरर पूछ रहा है कितना होगा। तो बेसिकली जो वी नॉच होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये एंगल इसका होता है थीटा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम निकालते हैं यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, वो निकल के आता है 8/15 CD tan थीटा बाई 2 √2g h रेस्ट पावर 5/2। ठीक है, बेसिकली हम डिस्चार्ज और हेड को ही रिलेट करेंगे और बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेंगे। बेसिकली के, इसको हम के लिख लेते हैं, के इज इक्वल इंटू एच रेस्ट पावर 5/2। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डी क्यू इक्वल्स टू के टाइम एच रेस्ट पावर 5/2। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5/2 बाहर आ जाएगा और एच इंटू 5/2 -1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा? 5/2 के एच रेस्ट पावर 3/2। ठीक हो गया। इसके बाद डी एच भी रह गया साथ में। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप क्यू से डिवाइड कर दो। पहले इसको लिख लेते हैं हम, के एच रेस्ट पावर 3/2 डी एच। अब क्यू से डिवाइड कर दो इसको, क्यू हमारा यहाँ पे है, ये लिख दो नीचे राइट हैंड साइड पे ना, डी एच डिवाइडेड बाय क्यू क्या है, के टाइम्स एच रेस्ट पावर 5/2। ठीक है, के और के कट जाएगा और क्या रह जाएगा? 5/2 डी एच ऑन एच रेस्ट पावर 5/2। देखो
ये ऊपर न्यूमिनेटर में है, इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे पावर को तो ये माइनस में हो जाएगा, -3/2। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 5/2 DH। ये अगर सॉल्व करोगे आप H आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ है dQ/2? ये बेसिकली एरर इन डिस्चार्ज है, और DH/H क्या है? एरर इन हेड। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आपका एरर है हेड मेजरमेंट ऑफ हेड 0.5%, तो डिस्चार्ज में कितना आएगा? तो इसमें आप डाल दो 0.5%, हेड में 0.5% कह रहा है, तो डिस्चार्ज में कितना हो जाएगा? DQ/Q में कितना हो जाएगा? 2.5 टाइम्स कितना 0.5% है, तो निकल के आ जाएगा 1.25%। दैट इज द आंसर। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन कंक्रीट बीम द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम। तो बेसिकली क्या होता है कि सोम में जो आप स्टील में पढ़ोगे, माइल्ड स्टील में, ये पैराबोलिक रहता है ऐसे। ठीक है, मैक्सिमम होता है सेंटर पे, बट इन केस ऑफ आरसीसी, आरसीसी में अप टू न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारी, यहाँ पे अप टू न्यूट्रल एक्सिस तो पैराबोलिक रहता है, और इसके नीचे क्योंकि हम क्रैक्ड सेक्शन एज्यूम करते हैं, तो नीचे हम मतलब कोई भी कंक्रीट का एरिया नहीं एज्यूम करते हैं, दैट इज फेल्ड, दैट इज क्रैक्ड। तो नीचे कांस्टेंट रहता है, जो कांस्टेंट सारी जो ये शियर स्ट्रेस है इसको बियर करते हैं, रीइंफोर्समेंट बियर करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस डायग्राम वेरीज पैराबोलिक above neutral axis and rectangular below the neutral axis. Option B is correct. Now question number 75 is consolidation in soil is a function of what? Is a function of effective stress. Consolidation और compaction में यही अंतर है, compaction किसकी वजह से होता है? For the removal और compression of pore airs की वजह से होता है। Consolidation कब होता है? पोर वाटर प्रेशर जो है कम हो जाता है, ठीक है, ड्रेन आउट हो जाता है पानी जब, उसकी वजह से क्या होता है, जो पोर वाटर प्रेशर है वो जो प्रेशर कम हो जाता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस में चला जाता है, मतलब उससे इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। एज पर IS 1200 द मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क इन विच नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर। तो बेसिकली ये जब आप फील्ड में काम करोगे, मेजरमेंट करोगे, तो वहाँ पे जब आप एक वॉल जो आपने साइड पे कंस्ट्रक्शन करवाई है उसकी आप मेजरमेंट करोगे यूजिंग मेजरमेंट टेप, तो उसमें अगर ओपनिंग आ रही है एक, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द साइज ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स अगर कोई भी ओपनिंग है, लाइक ये 1 मीटर की हाइट है दीवार की, ठीक है, जिसमें ओपनिंग है, और ये 0.1 मीटर की विड्थ है, अगर आप इसका दीवार का एरिया निकालो, ये दीवार नहीं है, सॉरी, ये ओपनिंग है। ठीक है, एक दीवार में ओपनिंग है, ठीक है, अगर आप इसका एरिया निकालोगे कितना निकल के आएगा, 1 × 0.1 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको डिडक्ट नहीं करोगे ड्यूरिंग मेजरमेंट, ड्यूरिंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अप टू 1.1 मीटर 0.1 स्क्वायर मीटर में आप इसको डिडक्शंस आप नहीं करोगे, आप उसको फुल पे करोगे क्वांटिटी में। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, that is 1948, which authority is responsible for the fixing minimum wages, that is appropriate government. Question number 78 में क्या कर रहा है, if a hole is made in the torricelli vacuum portion of barometer then the mercury, बेसिकली ये जो बैरोमीटर है जो टोरिसिली ने डेवलप किया है, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, एक बार बना के देख लेते हैं हम। ये हमारी ट्यूब होती है इन्वर्टेड, और यहाँ पे मरकरी रहती है। तो ये हम राइस देख लेते हैं कहीं पे, आप इसको ये जो सारा सेटअप है कहीं पे भी ले जाओ, हम देख लेते हैं कितना ये राइस की है। तो हम देख लेते हैं भी, अगर ये कितना राइस की है यहाँ से, तो वहाँ पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट वी कैन कैलकुलेट इजीली। तो वो कह रहा है भी, अगर आप इसमें एक होल कर दोगे,
तो उससे क्या होगा, आपने इसके टू पे एक होल कर दिया तो बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे वैक्यूम हम करके रखते हैं, यहाँ पे सेटअप क्या करते हैं, इसको पहले मेजर करने से पहले यहाँ पे वैक्यूम होता है, तभी ये ऊपर राइज कर जाता है। ठीक है, मरकरी। और अगर हम यहाँ पे इसमें होल कर देंगे तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, तो ये सारा मरकरी लेवल जो है फॉल नीचे आ जाएगा, मतलब सब फॉल कर जाएगा मरकरी का लेवल। ठीक है, क्योंकि ऊपर प्रेशर बढ़ बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ वैक्यूम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाएगा। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे, लेवल विल फॉल इन द स्टेम एंड द मर्करी विल कलेक्ट इन द रिजर्वायर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग। देखो, क्ले के केस में क्या होता है, द क्लेज और हाईली सेंसिटिव सॉइल, मतलब अगर आप उसकी मोल्डिंग कर दोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज, सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो अब्जॉर्ब लेयर में होता है। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जिसके कारण आप देखोगे सेम सॉइल जो अनडिस्टर्ब्ड है और एक डिस्टर्ब्ड है, तो दोनों में आप जो प्रॉपर्टीज है आपको डिफरेंट मिलेंगी। तो बेसिकली इसमें जो सबसे क्रिटिकल होती है वो शेयर स्ट्रेंथ होती है। बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ से ही आपकी क्ले से आप बेरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉइल की कितनी रहती है। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले है ना, उस केस में हम डिस्टर्ब सैंपल नहीं यूज कर सकते, अनडिस्टर्ब सैंपल ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग शेल प्रोसीड फ्रॉम। देखो, इसमें क्या होता है कि रोलिंग हम बेसिकली लोअर एज से शुरू करते हैं और अपर एज की तरफ चढ़ते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर अपर एज से आप शुरू करोगे तो थ्रू ग्रेविटी जो वहाँ पे कोई लूज मटेरियल होगा वो इनर एज पे आ जाएगा, लोअर एज पे आ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वो मटेरियल ऊपर जो आप बिटुमन अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट डेवलप कर रहे हैं तो बिटुमिनस मटेरियल है वहाँ से लूज होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे बाइंडिंग कम होएगी बिटुमन की। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोअर एज से शुरू करके अपर एज से प्रोसीड करते हैं, कॉम्पैक्शन भी ऐसे ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, जो सी है, वो करेक्ट है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बेसिकली इज ड्यू टू द मल्टी कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवेलेंट कैटाइंस। मल्टीवेलेंट कैटाइंस जो मोस्ट कॉमनली मेजरली यूज होते हैं वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई थिंक इतना एक बार हम आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो बैलेंस क्वेश्चन रह जाएंगे उसमें डिस्कस करते हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग जेई एग्जामिनेशन ऑफ पी ट्रिपल एस बी। थैंक यू।